हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो, मज़े में हो? आज अपन जो टॉपिक चालू कर रहे हैं बेटा, वो 9th या 8th क्लास जो भी आप बोलो ना, वो टॉपिक है कौन सा? फाउंडेशन में अपन ने उसको 8th क्लास में डाल रखा है। वैसे टॉपिक किसका है? 9th क्लास का, लेकिन फाउंडेशन में किस में डाल रखा है? 8th क्लास में डाल रखा है। तो टॉपिक का नाम क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स मैंने पहले भी एक लेक्चर डाला है, वो छोटा सा लेक्चर था, लेकिन आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा इन द सेंस हो सकता है 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे, ये भी हो सकता है कि 4 घंटे का, और हो सकता है एक ही लेक्चर में चैप्टर को अपन ख़त्म कर दें, है ना? कुछ भी हो सकता है भाई। तो देखते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए ना, और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है कौन सा है बेटा? एटम एंड मॉलिक्यूल। डालो, कक्षा 8 का है, डालो बेटा एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, थोड़ा सा ये इसको नीचे लिखते हैं, ज़्यादा ऊपर होगा। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स नाम का एक चैप्टर है। ठीक है, इसको अपन को पूरा कवर करना है। इसमें क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं पहले देखते हैं, आपको पढ़ना क्या क्या है। एक तो पढ़ना है बेटा इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। फिर दूसरा पढ़ना है अपने भाई, कौन भाई? डाल्टन भाई, है ना? तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना? थ्योरी थी बेटा, डाल्टन ने थ्योरी दी थी अपन को, वो थ्योरी पढ़नी है। क्या थ्योरी होगी? अगला है मॉडर्न डे सिंबल, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, ये पढ़ना है। अगला पढ़ना है मेरे को एटॉमिक मास। उसके बाद पढ़ना है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। उसके बाद पढ़ना है केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं। ठीक, उसके बाद पढ़ना है मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं। और लास्ट में पढ़ना है मेरे को मोलर या मोल कॉन्सेप्ट। ये कुछ ऑर्डर रहेगा अपना ये चैप्टर खत्म करने का, किसका? एटम एंड मॉलिक्यूल्स का। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न डे सिंबल, इसका एलिमेंट का क्या मॉडर्न डे सिंबल होता है वो देखेंगे। फिर एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं, और मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखते हैं, और मोल कंसेप्ट या मोलर कंसेप्ट क्या है। इसको उतार लो बेटा, है ना? ऐसा कैसे उतार लो, इसी सीक्वेंस में पढ़ना अपन को। लिख लिया होगा बेटा। अब सबसे पहले अपन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन शुरू करने से पहले थोड़ी सी चैप्टर की हिस्ट्री लेते हैं, है ना भाई? हिस्ट्री क्या हुई थी, और एक अपने लिए बहुत सम्मान की बात है जो मैंने पहले ही बताई, अपने लिए सम्मान की बात है। सबसे पहले जो एटम के बारे में बताने वाले थे ना, वो थे इंडियन फिलोसोफर। कौन थे? इंडियन फिलोसोफर, जिनको क्या बोलते हैं बेटा? महर्षि कर्णाद।
महर्षि कर्णनाद ने सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो महर्षि कर्णनाद ने क्या बोला था, जो एटम होता है वो क्या होता है, परमाणु। क्या होता है, परमाणु। तो चलो सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा इसकी, और हिस्ट्री में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पढ़ते चलो बेटा, ऐसे कैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते चलो, वैसे कि वैसे नोट्स बनाते चलो। जरूरी नहीं है मैं लेक्चर इतना बड़ा बना रहा हूँ तो आपको एक ही दिन में देखना है। आप 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो डेली देखो, 1 घंटे की वीडियो डेली देखो, धीरे धीरे ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जरूरी नहीं है आप 5 घंटे 6 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे रहो अगर 5 घंटे की वीडियो बनती है तो। ठीक है, सबसे पहले डालते हैं बेटा हिस्ट्री। ठीक है, और हिस्ट्री में अपन 3 चीज़ें पढ़ेंगे, 3 हिस्ट्री पढ़ेंगे। पहली हिस्ट्री देखो, पहली हिस्ट्री क्या है, अराउंड 500 BC इंडियन फिलोसोफर महर्षि कर्णनाद। बेटा इनका नाम कर्णनाद था। महर्षि तो क्या होता था अपने जो पुराने टाइम में, इंडियन टाइम में क्या होता था, जब पुराने जो बहुत कुछ अच्छे लोग हुआ करते थे, गुरु हो सकते थे, या मान लो किसी भी चीज़ की जो डिस्कवरी करते थे ना, तो पुराने टाइम पे अपने देश में क्या करते थे, उसको साइंटिस्ट तो बोलते नहीं थे, क्या बोलते थे, महर्षि बोलते थे। क्या बोलते थे, महर्षि बोलते थे। तो उनका नाम क्या था, कर्णनाद। तो अपन ने पूरा नाम दे दिया, इंडियन फिलोसोफर था कोई सा कोई, महर्षि कर्णनाद। अब महर्षि कर्णनाद ने क्या किया था हम देखते हैं। महर्षि कर्णनाद जो साहब थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला, उसने पोस्टुलेट दिया। क्या दिया, पोस्टुलेट। द theory if we go on dividing matter we will obtain smallest particle beyond which further division can't be possible, which is known as परमाणु, which is known as ठीक है, इसको समझेंगे बेटा, फिर अगली हिस्ट्री पे चलेंगे। एक था अराउंड अपने इंडिया में 1500-500 BC टाइप पहले एक फिलोसोफर थे जिसका नाम था महर्षि कर्णनाद। क्या था, महर्षि कर्णनाद, है ना। अभी क्या था, इन्होंने क्या दी थी, एक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में बोला कि मान लो आप किसी भी एक मेटर, ये मान लो एक मेटर है, ये मेटर है, कोई भी एक मेटर है, तो मीटर को आप डिवाइड करते जाओ, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे आप रिजल्ट में पहुंचोगे। मान लो ये पार्टिकल है, ये इसका मीटर है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल का आप जहाँ पर पहुंचोगे जिसको और आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता, और उसको क्या बोलते हैं, परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। हिस्ट्री नंबर 1 ये थी किसकी, परमाणु। परमाणु मतलब एटम, है ना। एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु। और आज भी परमाणु बोलते हैं एटम को। एटम को आज भी हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु। और ये किसकी देन है, महर्षि कर्णनाद की देन। दूसरा क्या था, दूसरे साइंटिस्ट क्या थे, हिस्ट्री में चल रहा है। दूसरा देखो, दूसरा था
क्या था बेटा, ग्रीक फिलोसोफर था। दो ग्रीक फिलोसोफर थे, एक तो कौन सा, डेमोक्रेटिस। बेटा इनके नाम ही ऐसे ना, इसके नाम अटपटे तो इसका डेमोक्रिटस है ना, डेमोक्रिटस। और एक कौन था, ल्यूकोसिपस है ना, ल्यूकोसिपस या ल्यूकोसिपस जो भी तुम बोलो। कोल्ड दिस पार्टिकल इज एटम, मतलब ऐसा पार्टिकल, मतलब पूरी की पूरी डेफिनेशन इन्होंने दोनों ने मिलकर वही दी थी जो अपन के महर्षि कर्णनाथ ने दी थी ना, वही डेफिनेशन पूरी की पूरी इन्होंने दी थी। उन्होंने बोला कि जैसे कि महर्षि कर्णनाथ ने उनको परमाणु बोला है, हमने उसको क्या दे दिया, नाम एटम दे दिया। बात करना तो कोई तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एटम नाम किसने दिया, तो एटम नाम इन दोनों ने दिया था। आई बात समझ में। तीसरा साइंटिस्ट और महान साइंटिस्ट, तीसरा साइंटिस्ट कौन थे बेटा, तीसरे साइंटिस्ट थे एंटेरियो या एंटीनो लेवोसियर। इसको बेटा क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, बेटा एंटीनो लेवोसियर थे, एंटीनो लेवोसियर थे। लेवोसियर जो थे ना बेटा, वो लेवोसियर को अपन फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। अब जो लेवोसियर ने क्या दिए थे बेटा, दो लॉ दिए थे, दो इंपॉर्टेंट लॉ दिए थे। कौन से लॉ, केमिकल कॉम्बिनेशन, इसका लॉ था केमिकल कॉम्बिनेशन। और सबसे पहला जो अपना टॉपिक है उस लिस्ट में आप देखोगे, सबसे पहला टॉपिक क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। सबसे पहले क्या दिया था उसने, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ दिया था। इसको पूरा का पूरा उतारो, 2 मिनट का टाइम। ठीक बेटा, तो ये इसकी कोई हिस्ट्री थी, हिस्ट्री अपन को समझ में आ गई। अब अपना पहला टॉपिक शुरू करने से पहले अपन थोड़ी सी एटम के बारे में जानकारी लेते, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी एटम के बारे में जानकारी लेते हैं कि एटम है क्या। तो वास्तव में क्या एटम एक इतना छोटा पार्टिकल है जो उसको आगे में फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, है ना बेटा। अपन सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। देखना बेटा, अगला टॉपिक है छोटा सा एटम। एटम के बारे में अपन
एटम के बारे में सबसे पहले एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स of all atoms। इसका मतलब समझाऊंगा, पहले लिखो बेटा। पहली लाइन। दूसरी लाइन है एटम के बारे में, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न atomic theory, according to modern atomic theory, an atom is the smallest particle of an element which take part in chemical reaction। तीसरा पॉइंट है एटम आर वेरी स्मॉल and which can be seen even through a very powerful microscope। Number 4, atomic radius is measured in nanometer। वन नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9। ठीक है, सुनो बेटा, एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, बोलता है कि जो एटम होते हैं ना बेटा, वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑल द मेटल, जितने भी मेटल्स है ना, सबका बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। जैसे कि मान लो आप अपने पड़ोस में देखो, अपने पड़ोस में अपने मोहल्ले में जाओ, तो बोलते हैं कहाँ जाओ, मोहल्ला कॉलोनी या जो भी बोलो, सोसाइटी में जाओ, आपको वहाँ पर 100 मकान मिलेंगे ना, 100 हाउस है ना बेटा, 100 हाउस है वहाँ पर, 100 हाउस है। वो 100 के 100 हाउस अगर आप देखोगे तो ईंट के बने हुए हैं। ईंट समझते हो ना बेटा, इस तरीके की ईंट रहती है और इस तरीके की ईंट के वो बने हुए हैं, ठीक है नहीं। जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है किसकी बनी हुई है, ईंट की बनी हुई है। तो ये जो ईंट है ना, इसको बोलेंगे अपन बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या बोलेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक। जिस तरीके के जितने भी मकान होते हैं सब ईंट के बने होते हैं ना, उसी तरीके से जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स, जैसे मान लो आयरन की शीट, गोल्ड की शीट या गोल्ड के जेवर है ना, जैसे कि कॉपर का तार, जितने भी मेटेरियल आप देख रहे हो ना, सब किससे बने हुए बेटा, सब बने हुए हैं। जैसे कि मान लो आयरन की रोड ले ली भाई, तो वो है तो रोड आयरन की, लेकिन उसमें जो बिल्डिंग्स ब्लॉक का जो ईंट का काम कर रहे हैं ना, वो कौन कर रहे हैं, आयरन्स के एटम्स। क्या कर रहे हैं, आयरन्स के एटम्स। तो जिस तरीके से बिल्डिंग में अपन ईंट लगाते हैं, उसी तरीके से हर मेटर में एटम्स जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, जो इसने ये लिखा है। ठीक है, फिर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब छोटा सा छोटा पार्टिकल है, विच टेक पार्ट नहीं है,
विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो छोटा सा छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है वही एटम है ना। और बोल रहा है एटम आर वेरी स्मॉल एंड विच कांट बी सीन इवन थ्रू विच वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। आपने डिटोल का एड देखा होगा, डिटोल का एड बोलता है डिटोल मारता है 99.99% कीटाणु है ना, बोलता ना बैक्टीरिया मारता है। लेकिन जब उसको दिखाते हैं तो उसको दिखाते हैं एक कीड़ा होता रहता है। इतनी माइक्रोस्कोप से भी आप देखोगे ना तब भी आपको एटम नहीं दिखेगा, उससे भी छोटा। क्या मेरे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया से होते हैं बेटा, सबको होते हैं। जैसे नहीं मैं नहाया नहीं, मैं नहाया हूँ हाथ भी धोए में, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया होते हैं। क्या बैक्टीरिया दिख सकते हैं क्या? नहीं दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे ना। मैं अगर बिल्कुल हाथ पास में लाऊंगा तब भी शायद नहीं दिखेंगे ना, माइक्रोस्कोपी लेवल पे देखूंगा तो भी शायद बहुत कम दिखेंगे। एटम को अगर बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप जाऊंगा तो इसमें कीटाणु दिखने लग जाएंगे, इसमें बैक्टीरिया दिखने लग जाएंगे मेरे हाथ में, जो होते हैं सबके होते हैं। लेकिन एटम जो होता है ना, एटम वो उससे भी नहीं दिखता, इतना छोटा होता है। अब आपको पता है एटम जो होता है बेटा गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। एटम क्या होता है? गोल होता है। तो एटम को बेटा ये डायमीटर होता है और इसकी हाफ रेडियस होती है, तो पता है ये रेडियस है। एटम की जो रेडियस अपन जो नापते हैं, जो मेजरमेंट करते हैं ना, वो किसमें करते हैं? नैनोमीटर में करते हैं। किसमें करते हैं? नैनोमीटर। बेटा क्या होता है? जैसे मीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ये एक यूनिट है, यूनिवर्सल यूनिट है ना। तो अपन जब भी एटम को नापते हैं किसमें नापते हैं? नैनोमीटर में नापते हैं। और एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। मतलब अगर मैं 1 मीटर बोल रहा हूँ तो 1 मीटर मतलब अगर मैं 1 मीटर बोल रहा हूँ ना, देखो बेटा अगर मैं 1 मीटर बोल रहा हूँ ना तो 1 मीटर बराबर 0.00000000। एक नैनोमीटर बोल रहा हूँ, सॉरी, अगर 1 नैनोमीटर बोल रहा हूँ तो पता है 1 नैनोमीटर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा इतना कम है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी छोटी छोटी चीज़ें थी, किसके बारे में थी? एटम के बारे में थी। आप लिखो, फिर आगे पढ़ते हैं। चलो बेटा आगे चलते हैं। उतार लिया होगा, अब सबको उतार लिया होगा, आगे चलते हैं। टाइपिंग बेटा आपने लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। अपन अब जाके पहले टॉपिक पे आते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना। तो केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पर अपन आते हैं और उसकी हेडिंग डालते हैं केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो डालो बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये किसने दिया था बेटा? किसने दिया था बेटा? अपने
फादर ऑफ केमिस्ट्री किसने? लेवोशियर ने ये दिया था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जो दूसरा होता है वो होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, दो होता है, एक तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और अगला होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। और सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे, वो डालेंगे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हेडिंग डालो और आगे बढ़ो। डालो, फटाफट डालो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में लिखो, हेडिंग लिखो, डेफिनेशन इसको ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ reactant, the total mass of reactants will be equal to the total mass of the product। ठीक है, मास can neither be created and nor destroyed। A chemical reaction। ठीक है बेटा, क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है समझो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, अगर आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं अगली लाइन और लिख के यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको शॉर्ट में, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इस तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो बोलता है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मास कैन बी या नाइदर, है ना, कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो मैं मास को उत्पन्न कर सकता हूँ, ना नष्ट कर सकता हूँ केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब आपको सबसे बड़ी और सबसे बेचैनी बात ये लग रही होगी, सर ये रिएक्टेंट क्या होता है और ये सर ये प्रोडक्ट क्या होता है ना। रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। मान लो बेटा कोई भी रिएक्शन चल रही है, एक काम करो इसको उतारो, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको उतारो बेटा,
ना बेटा, इसको मिटाते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में एक तो रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट। मान लो रिएक्टेंट मतलब कच्चा माल, क्या समझो? कच्चा माल। जैसे कि मान लो आप सोने का बुरादा लेके आए, सोने का बुरादा समझ लो ना, सोने का चूरण। चूरण मतलब जो हो सकते छोटे छोटे सोने के कण लेके आए और उससे आपने एक पूरा हार बनाया, ठीक है। तो वो जो कच्चा माल है ना, जो सोने का है तुम्हारे पास, सोने के बिस्किट से आपने हार बनाया, तो सोने का जो बिस्किट है ना वो है रिएक्टेंट, और जो सोने का हार है ना वो क्या है? प्रोडक्ट। तो आप जब सोने के बिस्किट का वजन करोगे, वो मान लो 10 ग्राम आया, और सोने का हार बनाया उसका वजन करोगे, वो भी क्या आएगा? 10 ग्राम आएगा। तो बेटा केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट का भार रहता है वो प्रोडक्ट के भार के बराबर होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट, छोड़ो मैं अपन समझते हैं, मेरे पास क्या था? A फॉर एप्पल था और B फॉर बॉल था, है ना, AB, ठीक है। मान लो A के 10 ग्राम थे और B के 15 ग्राम थे। ग्राम समझते हो ना बेटा? A के 10 ग्राम थे और B के क्या है? 15 ग्राम थे। और इन्होंने आपस में रिएक्शन करके कोई एक नई चीज़ बनाई जो थी C। जो नई चीज़ क्या थी? C। अभी जो आपस में बेटा ये रिएक्शन हुई ना A और B की, ये A और B को मैं क्या बोलूँगा? रिएक्टेंट। क्या बोलूँगा? रिएक्टेंट। क्या बोलूँगा? है ना, रिएक्टेंट। क्या बोलूँगा? रिएक्टेंट। बेटा ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स, ठीक। और अगला जो बना ना बेटा, जो सी बना, वो क्या है? प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। समझना भाई, ये क्या है? प्रोडक्ट। मैं बोल रहा हूं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है बेटा? 10 और 15 कितने हो गए? 25। इसका रिएक्टेंट का मास क्या था? पूरा 25 ग्राम। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मेरे को समझ में आ गया, अगर मैंने रिएक्टेंट 25 ग्राम दिया ना, तो बनने वाला जो सी है ना, इसका अगर मैं वेट निकालूंगा, वजन निकालूंगा, तो वो भी कितना आने वाला है? 25 ग्राम। बस यही है क्या? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, है ना, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब समझना इसको थोड़ी सी थोड़ी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझने के लिए मेरे पास मान लो सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम है और एक क्या है? क्लोरीन है। सोडियम है और एक क्लोरीन है। सोडियम मान लो 12 ग्राम है। कितना है? 12 ग्राम। कितना है? 12 ग्राम। और जो क्लोरीन है वो क्या है? 18 ग्राम। और मैं आपस में रिएक्शन करवा के इससे क्या बनाता हूँ? NaCl बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? NaCl। कि ये रिएक्टेंट है और क्या ये प्रोडक्ट है? क्या ये प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट कितने रिएक्टेंट है टोटल? 12 + 18। अगर टोटल वेट निकालूं रिएक्टेंट का तो कितना आएगा बेटा? 30। कितना आएगा? 30 ग्राम। तो बनने वाला जो NaCl होगा ना, वो भी कितना होगा बेटा? 30 ग्राम। कितना होगा? 30 ग्राम। आई बात समझ में? ये है कुछ इसके एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ये उतार लो और एक एग्जाम्पल ये उतार लो, है ना। तो मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही बात है बेटा, ये लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन जिसको बोलते हैं। देखो इसको दोनों
है बेटा, करा होगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं ना। एक क्वेश्चन देता हूँ आपको और 2 मिनट का टाइम दूंगा और आप सोच के बताना क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन, अच्छा एक होमवर्क है, पहले एक होमवर्क लिखो। इसके बाद आपको एनसीईआरटी की बुक या आपके जो मॉड्यूल में ना एक्टिविटी दे रखी होगी बेटा, एक्टिविटी दे रखी होगी, या आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क क्या है आपका, एक्टिविटी 3.1, एक्टिविटी 3.1 आपको लिख के लेके आनी है। ये आपकी क्या है, होमवर्क। एक्टिविटी 3.1 आपकी बुक्स में दे रखे होंगे या फिर आपकी मॉड्यूल्स में दे रखे होंगे, एक्टिविटी 3.1 के नाम से ही दे रखे होंगे, उसको आपको पढ़ के आना है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझो। गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल of this law, of this law of conservation of mass when it applies to चेंज। ठीक, आपको ऐसा कोई एग्जांपल बताना है, कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का आपको ऐसा लॉ बताना है, ऐसा एग्जांपल बताना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जिसमें फिजिकल चेंज हो रहा हो, जिसमें फिजिकल चेंज हो रहा हो। 2 मिनट है, सोच के आंसर बताओ। फिजिकल चेंज मतलब होता है बेटा, फिजिकल चेंज मतलब होता है जैसे कि मान लो सॉलिड है, फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, इसका फिजिकल चेंज है। लिक्विड से गैस, गैस का फिजिकल चेंज है ना। फिजिकल चेंज मतलब क्या है, तो आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का व्हेन अप्लाइड फिजिकल चेंज। तो अगर मैं आइस की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, आइस की बात करता हूँ, है ना, और आइस से मैं बनाता हूँ बेटा वाटर। क्या बनाता हूँ, वाटर। समझ रहे बेटा, वाटर मतलब H2, H2 लिखते हैं अपन, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वाटर नहीं H2 लिखते हैं, ठीक है। मेरे पास आइस का टुकड़ा है, मेरे पास कोई आइस का टुकड़ा है जो मान लो 5 ग्राम का है। कितने ग्राम का है, 5 ग्राम का है। मैंने आइस को गर्म किया और कितना ही गर्म करना है बेटा, ऐसा नहीं जो भाप बन के उड़ा दो उसको, थोड़ा सा ना धूप में रख दिया, मान लो ना धूप में रख दिया, थोड़ा सा गर्म किया। ये साइन होता है बेटा हीट का, ये डेल जो साइन होता है किसका होता है, हीट का। मैंने इसको हीट किया और हीट करके आइस को किस में चेंज कर दिया, पानी में चेंज कर दिया। अब पानी में चेंज कर दिया तो आइस का अगर 5 ग्राम वजन है तो पानी का कितना ग्राम होगा, पिघलने के बाद कितना ग्राम होगा। तो जब पानी का वेट करोगे आप तो पानी का वेट भी कितना मिलेगा, 5 ग्राम ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 ग्राम वेट ही मिलेगा, 5 ग्राम वेट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो जिस तरीके से आइस का 5 ग्राम होता है, पानी का कितना होगा,
5 ग्राम होगा। तो मैंने ये क्या किया, आइस को जो सॉलिड था, सॉलिड को किस में चेंज कर दिया, लिक्विड में चेंज कर दिया, मतलब इसकी क्या चेंज कर दी मैंने, फिजिकल स्टेट। तो एक एग्जांपल देना था मेरे को, तो आइस से मैंने क्या बनाया, गेज बनाया, और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आइस का भी 5 ग्राम वेट था, तो वाटर के भी कितना रहा, 5 ग्राम वेट रहा। एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो भी करो। अगला क्वेश्चन है बेटा अपने पास, इफ 12 ग्राम of carbon, 12 gram of carbon is burned in the presence of 32 gram of oxygen, how much carbon dioxide will be formed। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करो, 1 मिनट का टाइम है कि 12 ग्राम मेरे पास क्या है, कार्बन है, उसको मैंने जलाया, बर्न किया, किसकी प्रेजेंस हो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। लिखो, करो क्वेश्चन। तो बेटा देखते हैं, क्वेश्चन है, कार्बन है मेरे पास 12 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन है कितना मेरे पास 32 ग्राम, ऑक्सीजन है 32 ग्राम, ठीक है। ये दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बनाया, और आपसे पूछ रहा है कि CO2 का वेट कितना होगा, इस CO2 का वेट कितना होगा। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो इसका जो रिएक्टेंट है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट है, इसका टोटल वेट ले लेता हूं, तो इसका टोटल वेट कितना होगा, 32 + 12 कितना होगा बेटा, ये 4 और ये भी 4, तो कितना होगा बेटा, 44 ग्राम ही होगा। और अपन को पता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जितना रिएक्टेंट का भार होता है उतना ही किसका होता है, प्रोडक्ट का भार होता है। तो इसका भार भी और इसका वेट भी कितना होगा, इसका वेट भी कितना होगा बेटा, हाउ मच कितना होगा, 44 ग्राम, तो इसका भी कितना होगा बेटा, 44 ग्राम। 1 मिनट में फटाफट उतारो, फिर दूसरा लो शुरू करते हैं ना।
हुआ बेटा, अपन आगे थोड़े से आगे की तरफ चलते हैं ना, दूसरा लो चलते हैं अपन। अगले लो पे चलते हैं बेटा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो भागों में डिवाइड किया था। पहला लो क्या था, मास कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा क्या था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब अगला चलते हैं बेटा कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अगला लिखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आपको क्या लिखना है, एक बार लिखते चले। देखो, द एलिमेंट in a pure chemical compound are always present in the same proportion by mass देखना बेटा क्या बोलता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल रहा है कोई भी अगर आप प्योर एलिमेंट बना रहे हो, कोई भी आप प्योर एलिमेंट बना रहे हो, ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड में क्या होगा बेटा, मास हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। इस डेफिनेशन को सुनो, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि मान लो मैं इंडिया में खड़ा हूँ, और मैंने H2O बनाया। क्या बनाया बेटा, H2O मतलब पानी। इधर देखो मैंने क्या बनाया, H2O बनाया, पानी बनाया। मैं बोल रहा हूँ मैंने 18 ग्राम पानी बनाया। कितने ग्राम पानी बनाया, 18 ग्राम पानी। तो 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम तो हाइड्रोजन होगी हमेशा। कितने ग्राम, 2 ग्राम तो हाइड्रोजन होगी, और 16 ग्राम क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। क्या होगी, 2 ग्राम तो हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। मैंने नेपाल वालों को बोला कि नेपाल वालों एक काम करो, मेरे लिए 18 ग्राम वाटर बना के लाओ। फिर अमेरिका वालों को बोला कि अमेरिका वालों मेरे लिए 18 ग्राम वाटर बना के लो, है ना। मैंने ऐसे 10, 20, 25 कंट्रियों में बोला कि 18 ग्राम वाटर सब बनाएंगे। तो जैसे ही सब ने 18 ग्राम वाटर बनाया ना, तो 18 ग्राम वाटर में सब का रेशो जो आ रहा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का, वो आ रहा था 1:8। मान लो मेरे पास कंपनी है, पानी की कंपनी, जैसे बिस्लेरी हो गया, एक्वाफीना हो गया, है ना, तो तुम्हारे घर का पानी हो गया। अगर इसमें भी मैं मास रेशो निकालूँ ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो वो भी हमेशा कितना आएगा, 1:8 आएगा। क्या आएगा, 1:8।
जिस तरीके से मैंने 16 ग्राम H2O लिया, तो 16 ग्राम H2O में 2 ग्राम तो क्या था, हाइड्रोजन था, और 16 ग्राम क्या था, ऑक्सीजन था। 16 ग्राम ऑक्सीजन था। तो मास ऑफ हाइड्रोजन रेशो मैंने किया मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये रेशो आया 2:16, 2:16। मैं 2 को काट देता हूँ, 1 2 2, 1 2 1, और 8 बार तो क्या गया 1:8, ठीक है, 1:8 आया। चलो मैं एक काम करता हूँ, इस बार 36 ग्राम लेके देखता हूँ। कितने लेके देखता हूँ, 36 ग्राम ऑफ H2O। जैसे ही 36 ग्राम ऑफ H2O लेके देखता हूँ ना बेटा, 4 ग्राम तो किसका आता है, 4 ग्राम तो क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, और 32 ग्राम क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है। अब मास ऑफ हाइड्रोजन 4, H2, मास ऑफ ऑक्सीजन 32। अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो 1 4 जा 4 और ये 8, तो रेशो वापस क्या आ रहा, 1:2 है। मतलब जो मास रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जब भी मैं बनाऊंगा हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। तो 18 ग्राम बनाऊं, 36 ग्राम बनाऊं, या और भी ज़्यादा बनाऊं, है ना, उनका जो रेशो आएगा वो कितना आएगा बेटा, 1:8 आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अगर मैं 18 ग्राम पानी किसी भी कंट्री से बनवाऊँ ना, किसी भी कंट्री से, दुनिया की किसी भी कंट्री से बनवाऊँ, तो उसका रेशो भी कितना आएगा बेटा, 1:8 आएगा, ठीक है। किसी भी कंपनी का पानी लूँ तो भी उसका रेशो कितना आएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 1:2। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से करना भाई, क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट दूंगा, ध्यान से क्वेश्चन करना। अपना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सब कमेंट करके इसका आंसर देंगे, है ना, आंसर सब कमेंट करके देंगे इसका। बोल रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन in the ratio of 1:8 by mass to form water, बोल रहा है what mass of oxygen gas would be required to react completely with 5 ग्राम of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि आप कोई भी वाटर बनाओगे ना, तो आपका जो मास रेशो आएगा वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना आएगा, 1:5 आएगा। पक्की बात। तो उसने बोला कि अगर मैं आपको 5 ग्राम हाइड्रोजन दे दूं,
तो आप मेरे को बता दो कि ऑक्सीजन का मास कितना है। 2 मिनट है, 2 मिनट में क्वेश्चन कीजिए। क्या होगा बेटा क्वेश्चन? वो बोल रहा है कि मैं कहीं भी H2O बनाऊं, कहीं भी H2O बनाऊं, रेशो आता है 1:2, ठीक है। इस बार उसने क्या बोला कि उसने जो हाइड्रोजन लिया है ना, वो लिया है 5 ग्राम। कितना लिया है? 5 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन कितना होगा? सीधी सी बात है, इसका रेशो कितना आएगा? वापस कुछ भी कर लो, रेशो कितना आना चाहिए? 1:8 आना चाहिए, 1:8 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस बार हाइड्रोजन कितना ले लिया और ऑक्सीजन कितना ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया 5, और यहाँ पर कितना आना चाहिए कि ये जो रेशो है ना वो 1.8 आ जाए, है ना, 1:8 आ जाए, ठीक। तो मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो जो आंसर आएगा ना उतना ही ऑक्सीजन हो गया। 40 ग्राम। देखते हैं, अगर मैं यहाँ 40 ग्राम रखता हूँ ना, तो इसको वापस काटता हूँ ना, तो वापस रेशो कितना आ जाएगा? 1.8, है ना। तो मेरे को हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने चाहिए बेटा? कहाँ है ऑक्सीजन? कितनी चाहिए होगी बेटा? ऑक्सीजन चाहिए होगी 40 ग्राम। आई बात समझ में? ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी? 40 ग्राम। मेरे को कैसे भी करके जो रेशो रखना है वो कितना रखना है? 1:8 रखना है ना। तो 1:8 कैसे रखूंगा बेटा? 5 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितने ग्राम होगी? तो कट पिट के कितना है? 1:8 आएगी, तो कितनी होगी? 40 ग्राम, है ना। 8 पंजे 40, ठीक है। ओके, चलो भाई आगे चलते हैं बेटा। अब डॉल्टन के पास चलते हैं। डॉल्टन साहब क्या बोलते हैं? चलो बेटा अगला टॉपिक डालो। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब जो थे वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, लेकिन इन्होंने कुछ गलत बात की थी, वो अपन देखेंगे भी, सही है ना। कुछ बात सही भी थी, कुछ बात गलत भी थी। इन्होंने सबसे जो फेमस बात बोली वो बोली कि जो एटम होता है वो एटम बिल्कुल छोटा होता है। अब उस एटम से छोटा मैं किसी भी चीज़ को तोड़ नहीं सकता, या मैं बोलता हूँ कि एटम को मैं और भागों में डिवाइड नहीं कर सकता। डाल्टन साहब ने ये बोला। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ डाल्टन साहब, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ से आए? बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो एटम के अंदर ही तो रहते हैं ना। एटम के अंदर ही तो रहता है ना। फिर एटम के अंदर न्यूक्लियस भी रहता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर मैं एटम को और नहीं तोड़ सकता, तो मेरे को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिले कहाँ से, है ना। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मिले कहाँ से? तो ये डाल्टन की क्या थी बेटा? ये गलत बात है ना,
गलत बात है। लेकिन पहले अपन सही सही बातें ही पढ़ेंगे, क्या बोला था डॉल्टन साहब ने, अपन सब चीज़ पढ़ेंगे, फिर उसको झूठा भी साबित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। मतलब थ्योरीज थी, थ्योरीज और प्रैक्टिकल्स में फ़र्क होता है। इन्होंने थ्योरीज दी थी, क्या दी थी, थ्योरीज दी थी, को प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया था। तो डॉल्टन ने एक पर्चा बनाया, पर्चे में क्या क्या लिखा अपन देखते हैं, ठीक है। तो डॉल्टन ने क्या दी, अकॉर्डिंग टू Dalton's atomic theory, all matter चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, और चाहे वो एक मिक्सचर हो, बोलता है अकॉर्डिंग टू डॉल्टन थ्योरी, जितने भी हो बेटा, मेटर हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, जो भी बने हुए सब एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, यहाँ तो कोई गलत बात नहीं थी इसकी। दूसरी बात क्या है, इसने कुछ धारणाएं दी थी, धारणाएं समझते हो ना, पोस्टुलेट्स, कुछ धारणाएं दी थी, वो कुछ थी ऐसी थी। पहले इसने बोला था ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। दूसरे ने बोला था एटम्स आर इंडिविजुअल particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। तीसरी बात बोली थी इन्होंने, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ लिखा था एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट have different masses
प्रॉपर्टीज। समझना भाई क्या क्या पोस्टुलेट्स है, इसको देखो समझो कि जितने भी और भी बेटा और भी लिखे हैं, पहले ये देख लो। उसने बोला कि ऑल मैटर, जितने भी मैटर बना रहे हो आप वो बहुत छोटे से, है ना, बहुत बारीक से पार्टिकल से मिले बने होते हैं, जिसको बोलते हैं एटम। बात खत्म, ठीक है। उसके बाद बोला कि जो पार्टिकल होते हैं ना, जो पार्टिकल होते हैं, अगर अलग अलग पार्टिकल अलग अलग एटम है ना, तो मैं उनको तोड़ सकता हूँ ना ही मैं क्रिएट कर सकता हूँ। क्या? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं है बेटा हाइड्रोजन का, मैंने हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा रहा हूँ, 2 ग्राम हाइड्रोजन डाले और रिएक्शन होते होते वो 4 ग्राम हो गए, है ना। 2 ग्राम हाइड्रोजन डाले और 4 ग्राम हो गए, H2 बनते बनते 4 ग्राम हो गए, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते ना, पैदा हो सकते हैं। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट इज आइडेंटिकल मास। देखो अगर मान लो, क्या बोल रहा है, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मान लो मैं बोलता हूँ H2O, मैं बोलता हूँ H2O और मैं बोलता हूँ H2S, मैं बोलता हूँ H2O और मैं बोलता हूँ H2S। समझना, अगर मैं इस H2O का H2 लेता हूँ और इस H2S का भी H2 ही लेता हूँ, तो दोनों H2 है, दोनों H2 है कि दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है, और दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का मास भी सेम होगा, दोनों का मास भी सेम होगा 2 ग्राम, दोनों का मास भी क्या होगा, सेम होगा 2 ग्राम, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। भाई ये किसके साथ जुड़े हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इसको अलग से दूँ ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन, तो एक ही एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज होती है और जो मास होता है हमेशा क्या रहती है, सेम रहते हैं। अगली बात, एटम, अगर तो मैं एटम को डिफरेंट कर दूँ ना, एटम को डिफरेंट कर दूँ, मान लो एक बार तो मैंने हाइड्रोजन ले लिया और एक बार मैंने ऑक्सीजन ले लिया, अब एटम ही डिफरेंट कर दिया, अब एटम ही डिफरेंट कर दिया तो उसका मास भी चेंज हो जाएगा, और मास चेंज हो गया तो केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। आए कि नहीं बात, आए कि नहीं बात समझ, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले एक एटम सेम लिए मतलब एक तो मैंने H2O ले लिया और H2S ले लिया, H2O में से भी हाइड्रोजन निकाल लिया, H2S में से भी हाइड्रोजन निकाल लिया, दोनों हाइड्रोजन, दोनों के मास भी सेम, दोनों की प्रॉपर्टी सेम। अब मैंने एटम ही डिफरेंट कर लिए, एक तो हाइड्रोजन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया। अब हाइड्रोजन का मास अलग होगा और ऑक्सीजन का मास अलग होगा, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होगी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होगी। इसको लिखो बेटा, इसको लिखो, 2 मिनट का टाइम। ठीक है बेटा। अभी और थी जो उसने दी थी, और बेटा एक बात देखना, ये जितनी भी चीजें लिख रहे हैं ना अपन, ये सबको गलत साबित करेंगे अभी तो अपन इसकी तारीफ कर रहे हैं, अभी अब बोलेंगे अपन ये सब गलत है ना, ये सब क्या है, गलत है ना, इसको बेटा गलत भी साबित करेंगे। तो 4 पॉइंट अपने हो गए थे, अब 5वां पॉइंट देखते हैं बेटा। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का 5वां पॉइंट लिखेंगे ना बेटा, पोस्टुलेट्स चल रहे हैं इसके। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, एक सेकेंड, एटम्स कंबाइन in the ratio of small
होल नंबर, ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड। अगला था द रिलेटिव number and kinds of atom are constant in a given compound। बेटा ये कुछ इसकी पोस्टुलेट थी। अपन इसको सबको क्या करेंगे बेटा, गलत साबित करेंगे ना, सबको गलत साबित करेंगे। क्या बोलता था, रिलेटिव नंबर ऑफ मास एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड, है ना, कांस्टेंट रहते हैं। और क्या बोलता था, एटम कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल रेशियो नंबर, बोलता है कि स्मॉल रेशियो नंबर में होगा। अभी देखना अपन ज्यादा नंबर में देखेंगे, और हमेशा क्या रहेगा, होल नंबर में रहेगा, है ना, ऐसा नहीं है। अभी अपन देखेंगे बेटा, ठीक है। ये लिखो, देखो बेटा, एक सेकंड में लिखो फटाफट। लिखा होगा बेटा। चलो अब अपन के ड्रॉबैक देखते हैं, इसके डॉल्टन के ड्रॉबैक क्या थे। तो अगला टॉपिक डालो, बढ़िया। ये क्वेश्चन आता है बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ना, इंपॉर्टेंट है। क्या है ड्रॉबैक, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज। डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज की क्या ड्रॉबैक्स थे, अपन वो देखेंगे। ठीक, सबसे पहला था नो सब एटॉमिक पार्टिकल। इसने क्या बोला था, कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। इसने बोला था जो एटम है वो इंडिविजुअल है। अभी देखा था अपन ने, एटम क्या है, इंडिविजुअल है। तो इसने क्या लिखा, डाल्टन थ्योरी सेड एटम बेयर but we now know about electron, protons and neutrons। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही गलत होगी कि इसने बोला था जो क्या बेटा, क्या बोला था एटम क्या है, इंडिविजुअल है ना। इंडिविजुअल मतलब अकेला रहता है बेटा, अकेला नहीं रहता। अकेला एटम के पास क्या है बेटा, एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना, ये कहाँ से आए थे ना। एक तो ये बात गलत साबित होगी। दूसरी बात क्या गलत साबित हुई इसकी, देखते हैं।
सी बात इसने बोली थी, आइसोटोप डिफाइन नहीं किए थे इसने क्या बोला था, डॉल्टन सेड, डॉल्टन अपन आप जब पोस्टुलेट पढ़ोगे डॉल्टन के, तो डॉल्टन ने बोला था कि मान लो हाइड्रोन है, तो हाइड्रोन का जो रहता है ना बेटा एटॉमिक मास वो एक ही रहता है, एटॉमिक मास एक हाइड्रोन का एक ही रहता है, तो एक ही रहता है, तो एक ही रहता है, तो एक ही रहता है। लेकिन उसने क्या किया, उसने आइसोटोप्स को पहचान ही नहीं पाया। किसको? आइसोटोप्स को। अगर अब मैं सिंपल सी बात करूँ कि आइसोटोप्स होते क्या है, तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिसके एटॉमिक मास सेम होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, जबकि एटॉमिक मास क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो डाल्टन ने क्या बोला था कि भाई एलिमेंट के सारे क्या होते हैं? सेम मास होते हैं। क्या होते हैं? सेम मास होते हैं। बट आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप जो एलिमेंट होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या रखते हैं? मास रखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करूँ तो H1H, इसको बोलते हैं प्रोटेनियम, और इसी का भाई होता है H12, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसी की एक बहन होती है H13, जिसको बोलते हैं ट्राइटेनियम, है ना। तो क्या एलिमेंट सेम है? एलिमेंट तो तीनों हाइड्रोजन ही है, एलिमेंट तो तीनों हाइड्रोजन के, एटॉमिक मास तीनों के अलग अलग है, एटॉमिक मास तीनों के अलग अलग है। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम या ट्राइटेनियम अगर मैं बोलूँ तो दोनों के क्या, तीनों का क्या है बेटा? क्या है बेटा? एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग है। और एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, ऐसा किसने बोला था? ऐसा डॉल्टन ने बोला। तो ये बात इसकी गलत साबित हुई। दोनों उतारो फटाफट, फिर और देखेंगे। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 3। ड्रॉबैक चल रही है ना। पॉइंट नंबर 3, इसने आइसोबार के बारे में नहीं बताया। अरे आइसोबार क्या है समझना। डॉल्टन सेड atom of different elements have different masses but isobars have the same mass number.
देखो बेटा, दो ड्रॉबैक और है। एक क्या था, डाल्टन ने बोला था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट होगा, तो उसके जो मास नंबर होगा ना वो अलग अलग होगा, मास नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं आइसोबार के केस में देखता हूँ, आइसोबार के केस में देखता हूँ, तो आइसोबार के केस में ये आर्गन है, ये एलिमेंट अलग, ये कैल्शियम, ये एलिमेंट अलग, ये पोटेशियम, ये एलिमेंट अलग। लेकिन इनके मास देखोगे ना बेटा, ये मास नंबर क्या है, सेम। मास नंबर क्या है, सेम। तो ऐसा भी होता है कि एलिमेंट अलग और उसके मास नंबर क्या हो, सेम। तो ये भी कौन समझा नहीं पाया, डाल्टन समझा नहीं पाया। अगला बोला कि जो कोई भी आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बना रहे हो ना, तो उसके जो एलिमेंट का रेशो लोगे ना, तो वो क्या आएगा बेटा, एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर में आएगा, होल नंबर में आएगा। वो किसमें नहीं आएगा बेटा, पॉइंटों में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा भी सही नहीं है। जैसे कि मैं लेता हूँ ग्लूकोज लेता हूँ, और ग्लूकोज, चलो शुगर लेता हूँ, शुगर लेता हूँ, शुगर क्या बोलते हैं, C12H22O11। अगर मैं इसको रेशो लूँ तो इसका रेशो होल नंबर आएगा क्या बेटा, पॉइंटों में आएगा। किसमें आएगा, पॉइंट्स में आएगा। तो पॉइंट्स में आएगा, इसका मतलब ये बात भी इसकी क्या थी, गलत थी। लिखो बेटा, ये भी लिखो, फटाफट लिखो। लिखिए होगा बेटा। अब अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक उस लिस्ट में देखो कौन सा था, सिंबल हो शायद, तो सिंबल पे चलते हैं। मॉडर्न डे सिंबल। ठीक, अगला पॉइंट डालो। मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न डे सिंबल चाहिए मेरे को इसके एलिमेंट। ये कैसे होता है देखना। डाल्टन first scientist to use symbol of element। डाल्टन एक पहला साइंटिस्ट था जिसने सिंबल यूज किए थे एलिमेंट के लिए। अभी की जगह बनने में कौन है बेटा, IUPAC। IUPAC now responsible for approving element name, symbol and unit
1 or 2 letter, one or two letter from the element English name. Like hydrogen H, ठीक है। देखो बेटा, अपन सिंबल की बात करते हैं, लेकिन सिंबल से पहले क्या क्या हुआ था अपन को देखते हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसके दिमाग में ये बात आई थी वो भी डॉल्टन ही था कि अपन को एलिमेंट को किससे दिखाने चाहिए, सिंबल से दिखाने चाहिए। तो पहली बात थी कि डॉल्टन पहला साइंटिस्ट था जिसने यूज़ किया सिंबल को एलिमेंट के लिए। लेकिन अब डॉल्टन की बात तो खत्म हो गई। अभी तो अपने नए ज़माने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? IUPAC। अगर आप कोई एलिमेंट की डिस्कवरी भी कर रहे हो, कोई एलिमेंट की आपने मान लो 118 एलिमेंट है अपने पीरियोडिक टेबल में, आपने 119 खोजा है ना, 119 खोजा और 119 खोजने के बाद आप उसको पब्लिश कर लो। लेकिन पब्लिश करने से पहले आपको IUPAC के पास जाना चाहिए। IUPAC कोई बेटा ऐसा एक आदमी नहीं है, IUPAC पूरा एक संगठन है ना, पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी टीम होती है इनके पास जो आपकी रिसर्च पे काम करते हैं, जो आपकी रिसर्च को देखते हैं, उसको समझते हैं कि आप जो रिसर्च करके लाए हो वो सचमुच में नई डिस्कवरी है कि ये पहले भी हो चुकी है, आप रिपीट करके लाए हो। तो आपने कोई एलिमेंट खोजा और एलिमेंट खोजने के बाद अब आप IUPAC के पास गए, मान लो आपने कुछ भी खोज लिया, उसके बाद आप IUPAC के पास गए, तो IUPAC ये डिसाइड करेगी कि इसका नाम क्या रखना है। अगर आप कोई नाम सोच के आए तो आप बताओ और वो नाम उनको सही लगा कि नहीं लगा। इसका सिंबल क्या रखना है ना, ये सब कौन डिसाइड करेगी? IUPAC। तो लिख रहा है कि नाउ रिस्पॉन्सिबल कौन है अप्रूविंग करने के लिए एलिमेंट के नेम, सिंबल एंड यूनिट सिंबल टिपिकल जो भी है वो कैसे कौन करता है बेटा? वो करता है IUPAC। अभी अपन के पास सिस्टम क्या है, किस तरीके से नाम लिखते हैं बेटा? अपन क्या लिखते हैं? 1 और 2 लेटर लिखते हैं, 1 और 2 लेटर लिखते हैं एलिमेंट के नाम के, एलिमेंट नाम के। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो सबसे पहला एलिमेंट क्या है? H। क्या है? H। तो अपन ने क्या लिख दिया? ओनली H। एल्यूमिनियम के अपन ने 2 एलिमेंट उठा लिए, कौन कौन से? A और L। तो इसको किससे लिख दिया? Al के सिंबल से लिख दिया है ना। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी है ना, जैसे कि मैं आयरन की बात करूँ, आयरन में क्या आ रहा है? IR आ रहा है, आयरन में क्या आ रहा है? IR आ रहा है, तब भी अपन उसको किससे लिखते हैं? Fe से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? जैसे पोटेशियम में क्या आ रहा है? पोटेशियम को अपन P बोलते हैं पोटेशियम, लेकिन लिखते किससे? K से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? आइए वो समझिए ना, पहले इसको लिखिए फिर वो भी समझते हैं। ठीक है बेटा, लिखा होगा, आगे चलते हैं।
स्पेशल केस, कुछ स्पेशल केस है। कैसा स्पेशल केस है? स्पेशल केस, सम सिंबल symbols are derived from Latin, German, बेटा जर्मन लेटिन है ना लैंग्वेज होती है, ग्रीक नेम। फॉर एग्जाम्पल FE for फेरम। दूसरा एग्जाम्पल Na for natrium। थर्ड एग्जाम्पल K for थेलियम। ठीक है बेटा, तो हुआ क्या, स्पेशली तौर पे कुछ साइंटिस्टों के जो ग्रीक नेम थे, उस ग्रीक नेम के आधार पर अपन ने, जैसे आयरन तो अपन ने बोल दिया, लेकिन आयरन को क्या बोलते हैं, फेरम बोलते हैं, किसमें, लेटिन या ग्रीक में। तो फेरम होने की वजह से इसका नाम Fe है। सोडियम का नाम Na, सोडियम का नाम SO होना चाहिए था ना, लेकिन अपन ने क्या दिया, Na दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसका जो दूसरा लेटिन नाम है वो क्या है, नाइट्रियम है। जैसे पोटेशियम की बात करो, पोटेशियम का जो ग्रीक नाम है वो क्या है, केलियम। क्या है, केलियम। जैसे पोटेशियम किस में लिखना चाहिए था अपन को, PO से लिखना चाहिए था, है ना, या P से लिखना चाहिए था, लेकिन अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको केलियम बोलते हैं। तो केलियम क्यों बोलते हैं, इसका जो पुराना नाम था, जो ग्रीक नाम है वो क्या है, केलियम है, और उसका जो प्रतीक है, जो सिंबल है वो क्या है, के। ठीक है, लिखो, कुछ सिंबल बनाते हैं फिर अपन। चलो बेटा, बुक में आपको कुछ सिंबल मिलेंगे, अपन वो सिंबल बनाने की कोशिश करते हैं ना। एक और पेन निकाल लेता हूँ, देखते हैं किस तरीके से अपन अच्छे बना सकते हैं। थोड़ी सी पेंटिंग करना बेटा मेरे साथ है। जैसे बेटा मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, इसकी बात करूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल कुछ ऐसा है, गोल, इसके बीच में एक गोल, ये क्या बनता है बेटा, हाइड्रोजन। अगली बात करूँ बेटा, कार्बन की बात करूँ, कार्बन मेरे को कुछ ऐसा दिखता है, लाइट ब्लैक से ऐसा भरा हुआ रहता है ना, ऐसा लाइट ब्लैक से ऐसा भरा हुआ। कार्बन आपको बुक में देखने को मिल जाएगा बेटा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन बिल्कुल ऐसा गोल का गोल होता है, ऑक्सीजन में कुछ नहीं रहता। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो सबसे शानदार मर्सरीज का साइन होता है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस सल्फर
नोटेशन दे सिंबल है इनके, है ना, थोड़े बहुत जो अपनी बुक में थे अपन ने वो बना दिया, आप उसको उड़ाओ, बनाओ अच्छी तरीके से ना। ये होगा बेटा, आगे चलते हैं। बेटा सिंबल्स की क्या स्टेप होती है, वो कैसे लिखते हैं अपन, देखो सबसे पहले तो फर्स्ट लेटर लिखते हैं। फर्स्ट लेटर जो लिखेंगे बेटा वो लिखेंगे कैपिटल में, किसमें लिखेंगे, कैपिटल में। और जो सेकंड लेटर होता है वो किसमें लिखते हैं, वो लिखते हैं बेटा स्मॉल में। तो फर्स्ट लेटर तो अभी हमेशा कैपिटल में लिखेंगे और सेकंड लेटर किसमें लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। अपने पास 5-6 एलिमेंट है, बस 5-6 एलिमेंट का लिखा हुआ जो IUPAC ने नाम दिया है। जैसे कि मान लो IUPAC। अच्छा IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, वो भी लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री एंड अप्लाइड अप्लाई केमिस्ट्री। ठीक है, उन्होंने कुछ एलिमेंट के नेम दिए, जैसे एलिमेंट क्या लिख देता अपन, और इधर डाल देते सिंबल, ज्यादा नहीं 5-7 ही लिखेंगे। जैसे बोरोन, बोरोन किससे शुरू हो रहा है, बी से, तो इसका सिंबल क्या है, बी है। जैसे कि मान लो क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन का सिंबल क्या लिखा है, Cl ना, Cl। जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट का लिखा CO। देखो भाई पहला अक्षर तो क्या है कैपिटल और दूसरा क्या है स्मॉल। देखो
अगला देखो, जैसे मैंने कॉपर, कॉपर को सी यू से लिखते हैं, तो सी तो बड़ा और यू छोटा, ठीक। और मान लो जिंक, जिंक को जेड एन से लिखते हो, जेड बड़ा और एन छोटा। सिलिकॉन, एस बड़ा आई छोटा। सिल्वर, सिल्वर ढूंढने का काम करो, गोल्ड लिखते हैं, गोल्ड, गोल्ड ए यू, ए बड़ा और यू छोटा, है ना। ये गोल्ड का भी ए यू बेटा ग्रीक नेम था, इसलिए इसको अपन ने ये लिखा। उतार लो बेटा, उतार लो। बनाया होगा बेटा, लिखा होगा। आगे चलते हैं बेटा, आपको नाम लिखना होगा, कैसे नाम लिखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बेटा हाँ, आपको 1 to 20 एलिमेंट तो याद होने चाहिए, 1 to 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, 1 to 20 याद होने चाहिए। क्या? हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद क्या होता है बेटा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना बेटा। 20 तक याद होने चाहिए सब। दसवां कौन सा होता है बेटा? नियोन। उसके बाद सोडियम कौन सा होता है? 11। मैग्नीशियम कौन सा होता है? 12। एल्यूमिनियम कौन सा होता है? 13। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है बेटा? सिलिकॉन, 14। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, 15। फॉस्फोरस के बाद सल्फर, 16। सल्फर के बाद क्लोरीन, 17। उसके बाद आर्गन कितना? 18। उसके बाद 19 पे कौन सा आता है बेटा? पोटेशियम। पोटेशियम में कितना होता है? 19। और कैल्शियम में कितना होता है? बेटा ये तो आपको पता होना चाहिए ना, 20 तक तो आपको पता होना चाहिए। और ये किसके बेस पे बता रहा हूँ मैं? एटॉमिक मास नहीं है बेटा, ये क्या है? एटॉमिक नंबर, है ना। 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए सब, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट अपन जो लिखते हैं ना, कोई भी एलिमेंट, जैसे अपन एक्स एलिमेंट कोई भी लिख रहे हैं ना, तो ये किसी क्या होगा ना बेटा? ये होगा एटॉमिक नंबर। क्या होगा? एटॉमिक नंबर। और ये ऊपर वाला होगा ना, वो क्या होगा? एटॉमिक मास। लिख लो बेटा, लिख लो।
बेटा ये ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर अपना डन हो चुका है, आधा हाफ एक और लेक्चर में लेके आएंगे, तो अपन इसको 2 लेक्चर्स में पूरा समाप्त कर देंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे 2 लेक्चर्स में। ओनली 2 लेक्चर्स में अपना कौन सा एटम एंड मॉलिक्यूल्स 2 लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे अपन, ठीक है बेटा। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और अपनी जो शीट है जो आपके पास मॉड्यूल्स है उस मॉड्यूल्स को एक बार रीडिंग लगाइए। आपको कुछ नए पॉइंट मिलते हैं वो अपने रजिस्टर में लिखो स्टार लगा के, और आते वक्त मेरे को कॉपी चेक करवाना। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा बाय बाय।